छोटे से प्लास्टिक की शॉप से इन्होंने अपना जीवन का सफर स्टार्ट किया था। दिन तो कभी भूलने ही नहीं चाहिए। मैं जिम्मेदारियों के बोझ में दब गया। ऐसा कभी आपको फील हुआ? उस समय मैं 4-5 क्लास के अंदर पढ़ता हूँ, उस समय मेरे को शॉप में बैठा जाता, तो उसी समय वो भाव जो व्यापार करने का, ठीक है हम जिस परिवार से आते हैं, व्यवसाय तो हमारे खून में है, एक बहुत बड़े व्यवसायी ग्रुप है आज तो पूरी दुनिया में, उनका नाम है वेदांता। पिताजी ने उनको अप्रोच किया। मैं बात कर रहा था अटल जी की। अटल जी ने 1996 में सरकार बनाई, उसने देश के सोचने के तरीके को बदल दिया। आप ये पॉडकास्ट चला रहे हो ना संजय, ये भी उसी नजरिए का कमाल। देखा है ना सरकार, अभी जो गहलोत सरकार की कोई आधा समय तो ये होटलों में बंद रहे। उन लोगों का क्या करती है अगर बीजेपी सरकार वहां होती? होता क्या है आज उत्तर प्रदेश में, तो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं राहुल गांधी, तो नेता मानता ही नहीं, अशोक गहलोत, चाटू। सचिन पायलट। कुछ कहानियां होती है जो सिर्फ सफलता की नहीं होती है, वो कहानियां होती है मिट्टी से महल तक के एक सफर की। आज हमारे शो में एक ऐसे ही मेहमान जुड़े हैं। नाम है रघुनाथ अग्रवाल, जयपुर से ये बिलोंग करते हैं। छोटे से प्लास्टिक की शॉप से इन्होंने अपना जीवन का सफर स्टार्ट किया था। सैटरडे संडे, कॉलेज के टाइम में सैटरडे संडे शॉप पे जाया करते थे। उस जाने का मकसद यह था कि हाथ खर्ची मिल जाए, या फिर बनिया जो बुद्धि थी, बनिया जो माइंड था, वो खून में था। एक दिन हजारों की संख्या में प्लास्टिक्स के डिस्पोजल्स को काफी पैदल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां से अपना सफर स्टार्ट किया था। वो बिजनेस फादर देखते थे, उस बिजनेस को इन्होंने छोड़ा, संघर्षों में कॉलेज ज्वाइन करा, एबीपी ज्वाइन करी, अयोध्या में कार सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद कॉरपोरेट जॉब इन्होंने ज्वाइन करी। कॉरपोरेट जॉब अच्छी चल रही थी। मानसिक परिवर्तन के कारण वापस जयपुर आए। जयपुर आके फैमिली के साथ डिस्कस करा, या जो भी इनका डिसीजन रहा, फिर रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरे। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हजारों लोगों का सपना होता है एक, कि हमारा खुद का घर हो, जो काफी लोग काफी समय तक पूरा नहीं कर पाते। 10,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक ये अपना सपना पूरा करा चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं रघुनाथ अग्रवाल। सर कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अच्छा है, बताइए सर कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्या माइंडसेट रहा था आपका कि एक प्लास्टिक शॉप से आपने स्टार्ट करा था, फिर इतना बड़ा ग्राउंड लेवल पे क्या था? वो दिन आपको याद आते हैं क्या, कि जब प्लास्टिक शॉप पे क्या, कितना आपको धूप में निकलना पड़ता था? क्या वो दिन थे? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे सर? दिन तो कभी भूलने ही नहीं चाहिए, दिन तो सदैव स्मृति में रहने ही चाहिए। और आज भी ऐसा नहीं है, जब भी मौका पड़ता है तो उस जिस दुकान से हमने एक अपने व्यावसायिक जीवन को सीखा, वहाँ पे जाते रहते हैं। पिताजी से आज भी उनके आशीर्वाद की पूंजी जो हम लेके निकले थे, आज भी उनसे लगातार सलाह लेते रहते हैं। और ये तो यात्रा है, क्योंकि पिताजी 1973 में जब मैं पैदा हुआ, तो उस समय माताजी का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो जयपुर लगातार आना जाना, क्योंकि हम नीम के थाने के पास में एक छोटा सा गांव है छावनी, वहाँ पे हमारा मूल निवास था। तो पिताजी आते थे। फिर जयपुर की एक खुशबू है, जयपुर का एक चुंबकीय आकर्षण ऐसा है कि जो यहाँ पे आता है, प्रेम की और गोविंद की नगरी है, तो यहीं का होकर रह जाता है। तो इसी दृष्टि से 1974 में पिताजी ने एक जयपुर में लगातार आ रहे थे, तो उनका मन लग गया, तो उन्होंने छोटी चौपड़ के पास में एक गणगौरी बाजार में एक शॉप वहाँ पे प्रारंभ करी। और आज भी मेरे पिताजी उस शॉप को लगातार चला रहे हैं पिछले 51-52 सालों से। वहीं से हमारे परिवार की व्यावसायिक शुरुआत। और क्योंकि पिताजी अकेले थे और बहुत कठिनाइयों के साथ में उन्होंने भी संघर्ष किया, और उस संघर्ष को हम भी जीवंत जीते थे। हमारी माताजी, मैं छोटी बहन और 2 छोटे भाई, चारों लोग एक, शायद मैं इतना सा कहूँगा कि जब हम जयपुर में आए तो 10 बाई 10 के कमरे में रहना पड़ा हमें आकर के। तो उसके साथ में, उस माहौल में रह करके आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों के बीच में हमको आगे बढ़ना पड़ा। और पिताजी जब छोटे थे, तो पिताजी जब कभी भी शॉप को छोड़ के कहीं जाते थे आसपास के कस्बों में या जहाँ भी, उस समय मैं 4-5 क्लास के अंदर पढ़ता हूँ, उस समय मेरे को शॉप में बैठा जाते थे, ताकि परिवार का एक बच्चा वहाँ बैठा है हमारा ध्यान में, क्योंकि काम करने वाले होते, जनरल प्रैक्टिस होती थी। तो उसी समय वो भाव जो व्यापार करने का, ठीक है हम जिस परिवार से आते हैं,
व्यवसाय तो हमारे खून में है, तो करते रहते थे। पर 9-10 साल 10 क्लास तक जब मैं आया तो काफ़ी कुछ समझ हमारे में डेवलप भी हुई, विकसित भी हो गई। पढ़ाई भी साथ में करते थे, सुबह स्कूल जाना, और स्कूल जाने के बाद में दोपहर में अपना होमवर्क करके शाम को 1-2 घंटे दुकान पे आके भी अपना पिताजी का हाथ बटाते ही थे। तो लगातार चलता रहता था। पर कॉलेज के दिनों में जब हम लगता था कि अपने को एक सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है, तो उस समय जब सैटरडे संडे, जब कॉलेज, मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा और कॉमर्स कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, छात्र संघ का ये कौन से पदाधिकारी। सन की बात है सर? 90, 91, 92 की बात है। तो उस समय जो एक स्वावलंबन एक आदमी के स्वभाव में होता है, हमारे परिवार में रहा कि अब पापा जी से पैसे नहीं लेने हैं अपने को, अपन तो खुद ही कमा के अपना खर्चा निकालेंगे। और उस समय, आज तो चलो स्कूटर और ये गाड़ियाँ बहुत छोटी बात है, पर उस समय 2 व्हीलर होना एक बहुत बड़ा सपना होता था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हम ब्रह्मपुरी खुर्रे पे रहते थे, तो वहाँ से छोटी चौपड़ तक पैदल आते थे, और छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट, फिर किसी के साथ में लिफ्ट ले ली या कोई दोस्त छोड़ दे। अजमेरी गेट से वो हमको एक टेम्पो मिलता था, तो उसमें उस समय 1-2 रुपये भाड़ा रहता होगा, उसको भी हम अपनी चतुराई से कम देना या कुछ भी करना, ठीक है, जो छात्र जीवन में जनरली सभी लोग करते हैं। और कॉमर्स कॉलेज तक जाते थे तो उस समय, और वहाँ पे जाकर के भी कुछ अपने दोस्तों के बीच में छोटा मोटा पॉकेट खर्च भी चाहिए होता था। तो पिताजी से मांगना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने तो मेरे शायद 3 साल, मुझे ध्यान है, कॉलेज फीस भी मैंने मेरे स्वयं अर्निंग से ही जमा कराई। वो अर्निंग आप अपनी शॉप से करते शॉप थे? से मैं, उसके अंदर पिताजी से शनिवार को, संडे को, विशेष तौर संडे को, ठेला उस समय 4 पहिए का एक होता था, उसमें पिताजी से सामान में रेट करके खरीदता था, और उस ठेले पे उस सामान को रखवा के एक व्यक्ति हायर करके हम पैदल 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 पैदल, उस समय चाय की शॉप्स और इन पे बेचते बेचते, वो प्लास्टिक के कप होते थे, कुछ और सामान होते थे, क्रॉकरी के गिलास होते थे, उनको सबको बेचते बेचते चाय वालों तक, यहाँ से दुर्गापुरा तक जाते थे। वहां से दुर्गापुरा तक उस समय मेन ये टोंक रोड ही एक मेन रूट होता था, जनरली लोग बाग, या फिर अजमेर रोड के ऊपर ये सोडाला तक एक थोड़ा सा माहौल था, जाते थे वहां पे। शाम तक मुझे इतना मालूम है कि जितना हम सामान बेच के लगभग 200-250 रुपये हमको बच जाते थे, उसमें से 50 रुपये के लगभग जो ठेला मेरे साथ में, जो मेरा साथी जाता था, उसको मैं देता था, बाकी के 100-200 रुपये मेरे सप्ताह में बच जाते थे। और ये प्रक्रिया में लगभग सप्ताह में 2 या 3 बार कर लेता था, तो उससे मेरा आराम से संतोषजनक तरीके से खुद के कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना, किताबें लाना, और जो भी अपना। और उसके बाद में मैंने साल भर बाद में तो उन छोटे छोटे पैसों की अर्निंग करके स्कूटर भी ले लिया, एक सेकंड हैंड खरीद लिया। उस टाइम में ये 1990 का। काफी दिन तक आपको वो रेडी चलानी पड़ी होगी उसके लिए। रेडी तो गर्मी के अंदर ऐसा तो है नहीं वो अकेला ही चलाता था, कई बार होता था कहीं पे चढ़ाई आ गई या कुछ आ गई तो उसमें धक्का भी दिलवाना पड़ता ऐसा नहीं होता था कि फादर रोक रहे हैं कि क्या कर रहा है, दुकान से ही चल रही तो क्यों मार्केट में जा रहा है डोर टू डोर? देखो, मेरे पिताजी ने स्वावलंबन के लिए हमें कभी नहीं रोका, क्योंकि वो भी उस परिस्थिति से चल के आए। उनका ये मानना था कि जब आप कोई चीज करोगे तभी सीखोगे कि उसमें कितनी परेशानियां हैं। तो ये तो मैं उनके लिए धन्यवाद भी देता हूँ, और उनको हर समय मैं उस बात के लिए याद करता हूँ कि संघर्ष के लिए उन्होंने कभी हमारे को रोका नहीं। उन्होंने हर समय प्रेरित किया कि बेटा जो चलेगा वो चलेगा। वो हर समय हमारे को समझाया, जो जितना चलेगा उतना चलेगा, अगर आप चलना नहीं सीखना है तो आपको संघर्ष भी पता होना चाहिए। सही है। तो घर में पैसों का जुगाड़ आप खुद करते थे। बचपन में कभी नहीं लगता था कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, कॉलेज के, स्कूल के साथ के दोस्त ग्रुप जो है वो खेल रहे हैं, कभी आपको पर्सनल फील नहीं हुआ कि मैं उनके साथ जाके ज्यादा टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जिम्मेदारियों के बोझ में दब गया? ऐसा कभी आपको फील हुआ? तो फील तो होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है उसके साथ समझौता करना ही पड़ता है, और परिस्थितियों के साथ समझौता करना समय की मांग होती है। ये ऐसा नहीं है व्यवसायिक क्षेत्र में होता है, हमारे परिवार में भी करना पड़ता है, हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत बार करता है। पर समझौता उतना ही होना चाहिए कि जिनको चाहिए। ऐसा खेलने के लिए भी मैं खेलने में अच्छा होशियार था, मैं कॉमर्स कॉलेज के अंदर क्रिकेट भी खेलता था और जाते थे, लेकिन समय का नियोजन करना, हमको उन सब चीज़ों को सीखना का हमने शुरू से आदत रखी कि ठीक है, हम स्कूल से आए, 1-आधा घंटा हमने हमारा घर परिवार के लिए भी निकाला, 1-आधा घंटा हमने दुकान के लिए भी निकाला, फिर 1-आधा घंटा खेले भी, तो एक पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का भी अवसर मिलता है। पर ये जरूर है कि कई बार हमको मन में आता तो था, पर्सनल फील आता भी था। ये कई बार कुछ बच्चे आते थे हमारे साथ में कि
हाँ ठीक है, उसकी जेब में पैसे हैं, वो कुछ खर्च कर रहा है तो ठीक है, उसको एक तरह से मन महसूसना भी पड़ता था बहुत बार। हाँ, काफी बार ऐसा भी होता होगा कि ना होते हुए भी किसी और की इच्छाएं मारी आपने, अपनी इच्छाएं दबाई, परिवार में पैसा दिया खुद की इच्छाओं को दबा के। परिवार में पैसा तो पिताजी ने देखो कभी भी विचारों ने उन्होंने कभी हमारे से इच्छा भी नहीं रखी, पर यह है कि ठीक है, 4 भाई होते हैं हम, तीन और भाई थे, तो उस समय उन सब चीजों को शेयर भी करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रख लूं, क्योंकि सबकी स्थिति तो बराबर ही थी, परिवार में साथ लेके चल रहे थे। साथ लेके रहना ही पड़ेगा सबको। तो आपके लाइफ में ऐसा कब टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब यहाँ से मुझे छोड़ के जॉब करनी है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने जाने का सोचा था? ऐसा क्या था? क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि उस टाइम में आपने अपने खुद के खर्चे से स्कूटर खरीद लिया था, बाइक खरीद ली थी, अच्छा जीवन चल रहा था, कॉलेज की फीस आप अपने खुद के पे आउट से भर रहे थे, खुद के स्किल्स को यूज करते हुए आप भर रहे थे। ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब इसको छोड़ के मुझे जाना चाहिए? ऐसा था कि कुछ समय का नियोजन, कुछ राजनीति, ऐसा क्या नियोजन छात्र था? राजनीति में थोड़ा सा ज्यादा नियोजन हो गया। पिताजी की इच्छा थी एक सफल व्यवसायी हम बने, तो उन्होंने उस समय एक बहुत बड़े व्यवसायी ग्रुप है, आज तो पूरी दुनिया में उनका नाम है, वेदांता, तो कुछ पारिवारिक हमारा उनसे रिलेशन भी है। तो उस दृष्टि से पिताजी ने उनको अप्रोच किया कि भाई बच्चे को, क्योंकि हमारा पिताजी का मानना था कि जो परिवार से बाहर भी आप जाकर के कुछ अलग करोगे तो वहाँ पे आपको सीखने का अवसर मिलता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं बम्बई गया, और बम्बई में मैंने वेदांता के अंदर वहाँ द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल, उनके पास में 1.5-2 साल मुझे काम करने का मौका भी मिला। और वही प्रेरणा थी कि उस काम करते करते हमने ब्रॉडनेस को सीखा, काम करने के तरीके को बदला, क्योंकि अब तक जो हम कर रहे थे परंपरागत तरीके से कर रहे थे, लेकिन उससे अलग हटके किस प्रकार से हम हमारे व्यवसाय का एक्सपेंशन कर सकते हैं, इन चीज़ों की बारीकियां सीखने का हमको वहाँ अवसर भी मिला। और बड़े बड़े काम जो समय कंपनी के दौर में होते थे उनको हमारे को समझने का भी अवसर मिला, काम को बड़ा कैसे किया जाता है, बड़ी सोच कैसे डेवलप करी जाती है। तो उसी के लिए हुआ। फिर 1998 में एक ऐसा वाक्य हुआ, क्योंकि एक सामाजिक क्या है कि यहाँ पर जब भी हम जयपुर में रहे तो मेरा एक सामाजिक दायरा तो था ही, उस दायरे को लगातार जीना भी एक मन में एक इच्छा होती थी, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों के अंदर जाओगे तो आप गुमनामी के अंदर खो जाते हो, तो वो दायरा जीने की जो बार बार अंदर से जो ललक आती थी वो जयपुर की ओर आकर्षित करती थी। और उसी दायरे के दौरान 1998 में जब मेरा विवाह हुआ, और तो मैंने तय किया कि हम अब नौकरी नहीं करेंगे, चाहे सड़क पे हम आलू बेचेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद का व्यवसाय करने की तमन्ना जो मन में थी उसकी शुरुआत वहीं से आई। और मैं वापस जयपुर आ गया, और मैंने वापस से अपना स्वयं का व्यापार, अब तक मैं पिताजी के सहयोग से करता था, और उस व्यापार को आगे जीने की इच्छा मन में रखी। जब आपने स्वयं का वापस व्यापार स्टार्ट करा जयपुर आके, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? काफी लोगों के ताने आपको पड़े होंगे, काफी लोगों ने मजाक बनाया होगा, काफी लोगों ने बुली किया होगा आपको उस टाइम पे कि एक बार तू जयपुर उस टाइम बहुत डेवलप नहीं था उस समय में, जहां आप गए थे मुंबई जैसे शहर में वो बहुत डेवलप था उस समय भी। वहां से छोटे शहर से आप बड़े शहर गए, फिर वापस छोटे शहर है, काफी लोगों ने आपको बुली किया होगा, काफी बातें बोली होगी, मजाक बनाया होगा, लोगों ने वो क्या, कैसे आपने फेस किया? लोगों के अलावा तो खुद को भी फील होता था कि हम एक बहुत बड़े शहर से वापस एक ग्रामीण परिवेश के शहर में आ गए, क्योंकि यहाँ का दायरा तो नेचुरल है कि मुंबई में हम रहते थे तो वहाँ की एक समय की कीमत होती थी कि 10 बजे अगर कोई हमें समय दे रहा है तो 10 बजे आप वहाँ पे होने चाहिए। और जयपुर में थोड़ा सा आराम तलब शहर तो है ही, बड़ा उसका आनंद भी है, और उसकी कमियां भी हैं कि आदमी अभी 10 बजे के कल टाइम मिलाते हैं तो नेक्स्ट डे कहता है भाई साहब आप ऐसा करेंगे, एक दिन और बाद में करेंगे। तो वो समस्याएं कई बार इरिटेट भी करती थी कि यार कहाँ इस जंजाल में फंस गए, लेकिन ठीक है, समय की परिस्थितियों को उस तरीके से नियोजन करना प्रारंभ उस टाइम आपने ऐसा क्या, उन लोगों को कैसे हैंडल करा, उन बातों को कैसे खुद में सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करा? हम तो हमारा काम करते ही थे। काफी लोग समाज का था ना कि बोल रहे हैं कि बड़े शहर से आ गया वापस छोटे नहीं, वो तो शहर। परिवार में भी चर्चा होती थी, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, परिवार में भी चर्चा होती थी कि कहाँ मुंबई की बात करके आप रहते थे और कहाँ यहाँ पे आकर के, क्योंकि उस चीज को आपने टेकल कैसे करा? मैं बता रहा हूँ उसको, वो भी एक बहुत जोरदार वाक्य। हमारे परिवार में जो मेरा विवाह हुआ वो मुंबई में सर्विस करते हैं ये कह करके ही हुआ, तो परिवार के उन लोगों को भी समझाना एक चुनौती हो गई मेरे लिए कि जयपुर में आकर के वापस अपने आप को स्टेब्लिश करना है, जीरो से शुरू करना है।
हाँ। पर ये था कि हम कर सकते हैं, ये हर समय भाव था कि व्यापार करना एक रास्ते को देखने जैसा है, बाकी इसमें कोई चुनौती मैं नहीं मानता कोई। अगर आपको व्यापार के बेसिक एथिक्स मालूम है तो इस चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे। आपके हिसाब से व्यापार के बेसिक एथिक्स क्या है? व्यापार का सबसे बड़ा एथिक्स है आपके कमिटमेंट्स की वैल्यू होनी चाहिए। आप जो बात बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो एक मजाक का जरिया नहीं होना चाहिए, वो आपके नोट का पार्ट होना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति से ये कमिटमेंट किया है, या जिस भी कस्टमर से मैंने कमिटमेंट किया है वो मैं पहले पूरा कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचो, उसके बाद में आप उसको डिलीवरेंस करने की सोचो। आज अगर हम 10,000 परिवारों को उसका घर सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या उनके द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनियों तक डिलीवर कर पाए, तो वो डिलीवरेंस की हमारे दिमाग में चीजें थी कि उसको हमको पूरा करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में पूरा करना है। उसमें हमको लाभ हो रहा है या देखो, लाभ तो हर स्थिति में होगा। आपको लाभ कब होगा? जब आप डिलीवरेंस करोगे। अगर आप उसको अपने एथिक्स के साथ में पूरा कर रहे हो तो आपको लाभ भी 100% होना है। अब वापस पुराने दिनों में चलते हैं, वो सवाल कहीं पे पीछे रह गया। आपने उन चीजों को फेस कैसे करा, टैकल कैसे करा? क्योंकि काफी बार होता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज आपको पीछे खींच रहा है। नहीं, कई बार तो आता था, ये झुंझलाहट भी आती थी हाँ। कि यार वापस मुंबई चले जाएं। हाँ। लेकिन उस झुंझलाहट को कई बार मन में दबा करके रात को सोचते कि ठीक है करेंगे, क्योंकि हर परिस्थिति को सहन करना भी अपने आप में एक तरीका होता है। परिस्थितियों को करा, और देखो लाभ, व्यापार का बेसिक मोटो लाभ कमाना ही नहीं होना चाहिए, अपने वैल्यूज को डेवलप करना भी एक बहुत बड़ा कोड है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के और कमिटमेंट को लेकर के। अगर आप अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू के साथ में खड़े हैं तो एक समय के बाद में लोगों का विश्वास आपके प्रति अपने आप पैदा होता है कि ये व्यक्ति ऐसा करे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो विज्ञापन से नहीं, आज बड़े बड़े, मैं तो बहुत छोटा व्यापारी हूँ, मैं आज भी अपनी चीजों को बहुत छोटे तरीके से मानता हूँ, पर यह है कि हिंदुस्तान के जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग हैं, वहां तक हम अपनी रीच को पहुंचा पाए, उन लोगों तक हमारी बात को पहुंचा पाए, ये भी एक मुद्दत से तय होती है। आप लगातार जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उससे नहीं होगा, लेकिन हम कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, धरातल पे चीजों को कितना उतार पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बातों से काम नहीं होता। एक समय के बाद में आदमी कोई भी हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे परिवार हो, सच्चाई के ऊपर तो एक बार आपको मार्किंग करनी ही पड़ेगी, और मार्क उसी पे होता है अल्टीमेटली। सर, आप अगर कल चाहें कि आपके बच्चे आपकी स्टोरी किसी को सुनाएं कि मेरे फादर ने ये संघर्ष करा, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो आपने उनको नहीं बताई हो पर आप उनके मुंह से सुन के आपको अच्छा लगेगा, ऐसा क्या आप फील करते हैं? ये लाइनें मैंने उनको नहीं बताई पर वो अगर किसी को बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, आपकी कहानी अगर वो किसी को सुनाए तो? धीरे धीरे अभी उनको संघर्ष के मायने पता लगेंगे, क्योंकि देखो ये तो बात है कि वो सिल्वर स्पून के साथ में पैदा हुए हैं, क्योंकि जो दौर उनको महसूस होना चाहिए था, वो दौर महसूस की जो समय सीमा होती है महसूस होने की, उस दौर के बाद के वो लोग हैं। तो आने वाले समय में संघर्ष नहीं, उनको संघर्ष ऐसा नहीं है, एहसास है। आज मुझे बड़ा अपने आप में फक्र भी है कि मेरे बच्चे, ठीक है मैं किसी के बारे में कमी भी नहीं करता, पर जिन स्थितियों में वो खड़े हैं उसके अंदर भी अपने आप को बहुत नॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। ये मेरे लिए भी संतोष की बात है कि मेरा बच्चा जो हमारी सफलता है या जो चीजें हमारे पास है उसको अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने देना चाहते। तो फिर भी ऐसी कोई बात जो आपको सुन के अच्छा लगेगा अपने बच्चों के मुंह से, वो आप चाहें? हर बाप अपने बच्चों से अपनी बड़ाई सुनना भी चाहते हैं, पर मेरे लिए ज्यादा अच्छा ही होगा कि मेरे परिवार के जो एथिक्स हैं उसको वो अपने जीवन में उतार लें। इससे बढ़िया तो मेरे को सुनना नहीं, वो अपने काम में भी उतार लेंगे तो भी मैं प्रसन्नता की, मेरे लिए उससे बड़ी को प्रसन्नता नहीं होगी कि वो कमिटमेंट्स की वैल्यू को खुद समझने लग जाएंगे। आपने बताया आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अच्छी रही है। ऐसा क्या आपने उनको अपब्रिंगिंग में दिया जिससे वो अपने इस डेली लाइफ में एक हम्बलनेस, एक पॉजिटिवनेस रख रहे हैं? पॉजिटिवनेस तो हम बच्चों को लगातार, उनको जो हमारा समय रहा है या जिन परिस्थितियों से हम चल रहे हैं उसको याद दिलाते रहते हैं लगातार कि हमने जो भी चीज़ अर्न करी है ये कोई हमारे को कोई विरासत में नहीं मिली हुई है, ये हमने पाई है, और इस विरासत को आगे संजोगे रखना, इसके अंदर एड ऑन करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उसके पीछे सब चीज़ों को, सफलता का मापदंड खाली पैसा नहीं होता है, सफलता के मापदंड होते हैं। आप जब बाजार में कहीं जा रहे हो
तो लोग बाग आपके बारे में अच्छी चर्चा करें, अच्छी बात रखें, अच्छा विचार रखें, अच्छा आपके बारे में सोचें, वही आपकी सफलता है। पॉइंट है सर। आपने सारा जो भी बिजनेस करना सीखा अपने फादर से सीखा, ऐसी कुछ बात जो आज तक आप नहीं बोल पाए अपने फादर साहब को, आज बोलना चाहते हो? उन्होंने हर समय एक ही चीज हमारे को समझाई कि बेटा अपना किसी को छोड़ना नहीं और सामने वाले का कभी रखना नहीं। ये एथिक्स का पॉइंट था उनका कि हम जिसकी जो चीज है उसको दें, लौटाएं। और दो शब्दों में समझाया था कि हम सामने वाले का कभी लेने की इच्छा रखे नहीं और हमारा किसी को दे नहीं। एक अलग बात है, ये बिजनेस के एथिक्स है, पर उन्होंने ये भी रखा कि कभी अपना हाथ किसी के आगे फैले, ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखा। उस चीज को आप लेके आगे चलते रहे, उस चीज को लेकर आपने कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहां से आपके जीवन में काफी परिवर्तन आए, माइंडसेट चेंज हुआ, काफी चीजें आपने नहीं देखी, न्यू सीखी। ऐसा क्या संघर्ष था जो आप बिजनेस से पॉलिटिक्स में उतरते टाइम आपने फेस किया? नहीं, पॉलिटिक्स की जगह पे मैं पॉलिटिक्स को एक तरह से कोई राजनीतिक जीवन को बस सामाजिकता से जोड़ने के प्रयास में देखता हूँ। आप जब भी सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो उस समय आप क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं चीजों को, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैंने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों की यात्रा करी, पर उस यात्रा का अर्थ खाली ये नहीं है कि मैं कोई आनंद के लिए वहां जा रहा हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें जब हम विदेशों में जाते हैं या घूमते हैं, क्या कमियां हैं या क्या अच्छी चीजें हैं उनकी जो हमको यहाँ पर भी उतारनी चाहिए। देखो, ऐसा संभव नहीं है कि दुनिया के अगर किसी देशों ने तरक्की करी है तो वहां के नागरिकों के समर्पण के कारण वो तरक्की हुई। यह बिल्कुल सच बात है इसके अंदर, इसको हम कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। छात्र संघ के चुनाव से ये है कि हमको सामाजिक जीवन में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हम किन चीजों को लेकर के इस क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, 2 वक्त की रोटी तो कोई भी कमा लेंगे, कर लेंगे। व्यापार में कर रहा हूँ, अच्छा व्यापार है, मेरे को क्या जरूरत है कहीं जाने की। लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में जाएं तो उसके नजरिए बदल जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ लोग ऐसी कई गप भी सुनने को मिलती है जिसका कोई धरातल नहीं होता। उनको भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उनको इग्नोर भी करना पड़ता है उन बातों को, तो चलता है। तो क्या माइंडसेट था उस टाइम कि बिजनेस सही चल रहा है, काफी सब कुछ सही चल रहा है, फैमिली वेल सेटल्ड आपने कर लिए, जॉब करके आ गए, फिर आप पॉलिटिक्स में उतरे, कोई चैलेंज आपने फेस किया या आपको लगा कि अब यही एक रास्ता है जिससे बिजनेस को भी ग्रोथ मिल सकती है? नहीं, बिजनेस और व्यापार को मैं कभी भी एक साथ नहीं, व्यापार और मैं कभी भी पॉलिटिक्स को एक धरातल पे नहीं आता। पॉलिटिक्स के अंदर हम ये चाहते हैं कि ऐसे सुधार होने चाहिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। जैसे कि सुधार कौन कौन मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूँ। सुधार किन चीजों का होता है? देखो, कोई भी चीज का आप ये सोचते हो कि आज एक अच्छी कोई भी पॉलिसी बनेगी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कोई अच्छी व्यापार की पॉलिसियां लगातार बदलाव कर रहे हैं, जीएसटी लेके आए हैं, उसके बाद में हमारे इनकम टैक्स के बहुत बड़े बड़े सुधार हुए। देश में अभी चर्चा चल रही है एमएसएमई को मुद्रा लोन की बातें हुई। तो ये अल्टीमेटली चक्र है, जो चक्र चलता है तो फायदा सबको होता है। अब ये किसी को जो उस चक्र को बहुत नजदीक से समझ जाता है वो ज्यादा फायदा ले आता है। फायदा तो सबको ही हो रहा है, क्योंकि आज अगर देश की आजादी के बाद में, मैं विशेष तौर से जब से कहूंगा बजट के ऊपर ही हम एक डिस्कशन पे ले आते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उसके पहले हमारे देश के जो हमारा विपक्षी दल था, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ा हुआ हूँ, परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, उस समय देश का बजट था 16 लाख करोड़ का। जो आखिरी मनमोहन सिंह सरकार ने जो बजट पेश किया देश का, 16 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ये बात 10-11 साल का परिवर्तन की बात हो रही है। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बजट जाता है 50 लाख करोड़ का। वही लोग, वही मुलाजिम, वही काम करने वाले। बदला क्या है? तरीका बदला है, लोगों का माइंडसेट बदला है। पर सर, काफी परिवारों को ही उससे फायदा मिल रहा है, काफी परिवारों के लोन माफ बीजेपी ही क्यों कर रही है? मैं आपको बता रहा हूं ना, बजट 20 करोड़ लोगों का नहीं है, बजट 140 करोड़ लोगों का होना चाहिए। आज 80 करोड़ लोग जिनको अनाज हम दे पा रहे हैं, या हम मेडिकल सुविधाएं जो लोगों को तक बजट हमने पहुंचाई है 5 लाख रुपए की, या उन घर तक लाइट पहुंचाई है, रोटी कपड़ा और बेसिक मकान, तो दुनिया, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बिलियनियर है उसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी एक जमीन के आखिरी उसके पायदान पे जो बैठा है ना, उस व्यक्ति तक भी उतनी उसकी वैल्यू है।
हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारने का उसका राइट है इस देश के अंदर, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। उसके जीवन स्तर को ऊपर लेके जाना उस हर व्यक्ति का दायित्व है जो कहीं ना कहीं पे अपने आप को संपन्न महसूस कर रहा है। इसलिए मेरी ड्यूटी खाली मेरे परिवार को लेकर के नहीं है, मेरी ड्यूटी सबसे पहले मेरे देश को लेकर के, कि हमारे देश में अगर हर व्यक्ति संपन्न होगा तो नेचुरल है, प्रॉस्पेरिटी तो सब तक पहुंचती है, उसका फायदा एक ना एक समय मुझे मिलने वाला है। आप बीजेपी के परिवार से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में आप काफी समय से कर रहे थे, आप मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं या अटल बिहारी वाजपेयी? देखो ये अलग अलग दौर की बात है। नहीं सर, किसी एक को अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े नहीं, तो किसकी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हुए? मैं आपसे, ये विचारधारा दोनों की एक है और दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। विचारधारा ये है, मैं आपको इसको क्लिक कर दूं, विचारधारा हमारी एक ही है। विचारधारा है अंत्योदय, विचारधारा है अंतिम व्यक्ति का कल्याण, विचारधारा है राष्ट्र प्रथम। ये दोनों के सिमिलर पॉइंट्स हैं। परिस्थितियां अलग अलग थी। अटल जी की जब सरकार आई उस समय हम कोलिशन गवर्नमेंट में थे, हमारा काम करने का तरीका बहुत परिस्थितियों में थोड़ा अलग होता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हम मजबूत सरकार के साथ में चल रहे हैं, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही फिर भी अगर किसी एक को आपको चुनना पड़े तो? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, उनके साथ। अटल बिहारी वाजपेयी से आप कभी प्रभावित नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रभावित। दोनों में से ज्यादा कौन ने आपको प्रभावित? नहीं, ऐसा देखो, मैं आपसे इस द्वंद्व में मुझे मत फंसाओ, पर यह बात तय है कि एक ही ध्येय वाक्य था। अटल जी के समय भी हम एक ही ध्येय वाक्य को लेकर के चल रहे थे और आज ही उसी ध्येय वाक्य को पूरा कर रहे हैं कि देश के अंदर अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, भारत सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंचे और 2047 तक। आप इसको भी, इस यात्रा को भी सामान्य तरीके से मत समझो आप लोग इसको। जब हम 1996 में पहली बार सरकार बनी तो वो एक हार्डकोर डिसीजन था हमारा कि हमको एक बार सरकार बनानी चाहिए। बहुमत से बनी थी वो सरकार? नहीं, बहुमत से नहीं थी, वो हमारी अल्पमत की सरकार थी। हाँ। और उसको हम नहीं चला पाए। लेकिन क्यों चलानी है, सरकार क्यों चलानी है, उसका भी एक फर्क है। बजट की हम अभी चर्चा कर रहे थे। बजट क्या है? बेसिकली बजट को समझने का मौका सरकार में अलग अलग तरीके कालखंड में देखो। 1991 के बाद में ही देश में बजट की प्रासंगिकता समझ में आई, जब देश ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रवेश किया। इसमें कोई शक नहीं है। मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनके काम करने के दबाव के तरीके अलग थे। सरकारें, आदमी अच्छा होता है, आदमी कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका, किन लोगों के बीच में उठता बैठता है, किन लोगों के बीच में काम करने का तरीका अपनाता है, ये महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा था अटल जी की। अटल जी ने 1996 में सरकार बनाई और 2004 के दौरान भारत के धमनियों के साथ में दो चीजें जो अटल जी की सरकार में जो शुरू हुई, उसने देश के सोचने के तरीके को बदल दिया, देश को अलग दिशा में ले गया। पहले थी प्रधानमंत्री सड़क योजना। गांव का एक सुदूर गांव में एक व्यक्ति बैठा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि इस चीज को मैं आपको पूरे दावे के साथ कर सकता हूं। आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर से अजमेर के बीच में अंदर 10-10, 20-20 किलोमीटर में अंदर चले जाना। उस समय के दौर की अगर आप बातें करोगे तो बहुत से बुजुर्ग ऐसे थे जिसने सड़क नहीं देखी थी कभी, अजमेर रोड का हाईवे नहीं जानता था। उन सड़कों से, वो सड़क से वो वहां ऊपर उठ के आए, उनकी परिवार के नए बच्चे सड़क पे आए, उन्होंने शहर के विकास को समझा, शहरीकरण को समझा, उन्होंने पढ़ने के तरीके को बदला, बच्चे आए, पढ़े लिखे, आज आगे बढ़े। तो जो सड़कें थी वो रक्त में धमनियों का काम कर रही थी, रक्त के प्रवाह को बढ़ा रही थी हमारे देश के। और दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के हाथ में ताकत गई है उससे। किसान क्रेडिट कार्ड ने देश की अर्थव्यवस्था को सोचने का नजरिया बदल दिया। अटल मनमोहन सिंह जी की सरकार सबने देखी। 2008 और 2013 के अंदर उसी सदन में उनके रक्षा मंत्री ये कह करके मना करते हैं, हमारे पास हवाई जहाज खरीदने के पैसे नहीं है। आपने वो भी तोड़ देखा होगा। और 2014 में वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जाने के बाद में नरेंद्र मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल 16 लाख करोड़ का बजट, और बात कर रहे हैं उस समय हम 1.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी को, आज हम दुनिया में 10वें नंबर पे इकोनॉमी थी उस समय। आज हम 5वें नंबर पे आए और मैं शायद आपको बहुत बड़ी बात नहीं, इसी साल के अंत तक हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे 2027 तक या 28-29 तक। आप मान के चलना दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने। तो ये तरीका क्या है? जनता का भी कॉन्फिडेंस बदला है उनके प्रति। जनता को शिक्षित करने के लिए बीजेपी ने ऐसा क्या
एजेंडा को फॉलो किया सर? क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखा गया कांग्रेस के टाइम पे काफी लोगों की मेंटेलिटी अलग हुआ करती थी। अब जैसे ही बीजेपी सरकार में आई है, मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई, एक पॉजिटिवनेस लोगों में है कि हाँ भाई ये हो सकता है। बीजेपी ने ऐसी क्या चीज डिलीवर्ड करी जिससे उनमें एक मोटिवेशन आया? ये पॉडकास्ट चला रहे हो ना? हाँ जी सर। ये भी उसी नजरिए का कमाल है। जैसे कैसे, एक बार जैसे समझाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख गांवों को डिजिटलाइज करने का जो अभियान चलाया ना, इसने पूरे देश के नजरिए को बदला है। नजरिया खाली एक चीज से नहीं बदलता है, आपका इन्वेस्टमेंट किस ओर लेके जा रहे हो, आप किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हो। जो डिजिटल भारत का जो एक सपना था ना, उसने देश के तरीके को बदल दिया। आज जो बच्चा गांव से शहर में आके पढ़ता था ना, आज नेट के ऊपर उसकी सुविधा पहुंच गई वहां पे, वो वहीं पर ही उस ज्ञान को पूरा कर लेता। आपने अभी थोड़े समय पहले बताया, मैं भी एक छोटे से शहर से आता हूँ, वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, पर अब बढ़ रही है ना। हो सकता है आज अजमेर में, मेंटलिटी आज अजमेर में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? वो इच्छा शक्ति नहीं थी, वो देश को चाहते ही नहीं है, वो खाली श्रेय लेने के लिए करते थे। जो देश में आज हर समय गरीबी हटाओ के नारे के साथ में चलते रहे, अरे भाई गरीबी हटाओ हटाओ के बाद एक समय के बाद तो नारा भी आदमी पक जाता है, भाई साहब कब तक मेरी तौहीन करोगे आप। मैं मान लिया मैं गरीब हूं, पर गरीबी हटेगी कैसे ये तो बताओ यार। उसको हटाने पे कार्य नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं हुआ। काम होता तो फिर आज स्थिति होती क्या? आंदोलन उनके करने को कुछ है ही नहीं भाई। आज आप विपक्ष में सिर्फ जातिवाद के ऊपर, सिर्फ धर्म के ऊपर आप बात करना चाहते हो, रोज सदन से आपको वॉकआउट करना पड़ रहा है। आपको मना किसने किया था? आपको किसी ने हाथ रोका था क्या? आप भी बनाते ना इतने सारे घर भाई, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है, आपको रोका किसने? काम करो। जनता ने मना किया था क्या आपको? पर क्या ऐसी आपके हिसाब से, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस अब ग्राउंड लेवल पे बहुत वीक हो गई है, या उस टाइम भी यही पोजीशन चल रही थी? देखो क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय अशिक्षा का वातावरण था, और देश में एक आजादी का जो आंदोलन था उस समय उसको कांग्रेस लीड कर रही थी। हाँ। कोई शक नहीं है, पर वो एक आंदोलन था, वो एक पार्टी नहीं थी। महात्मा गांधी तो चाहते ये थे कि आजादी मिल गई, इसके बाद में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, और उसके बाद में जो भी लोकतंत्र के अंदर जो भी राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करें, वो आगे आए और अपने एजेंडा के साथ में आगे आए और देश को चलाएं। यही बात थी। पर उस एजेंडा को चलाया नहीं, कुछ लोगों ने उसको ठेकेदारी, उसका लाभ उठा करके लगातार शासन में बना रहना, मतलब लोकतंत्र में भी राजशाही कैसे जिंदा रहे, उसके ऊपर वर्किंग शुरू करी उन्होंने, और उसका परिणाम रहा। भाई आज कांग्रेस आई क्या है? कांग्रेस इंदिरा थी, वो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। मैं तो बहुत बार देखता हूं उनके यहाँ पे जो कार्यालय होते हैं, उसमें वही एक तो इंदिरा गांधी का फोटो होता है पीछे, या फिर एक वो राजीव गांधी का होता है, एक सोनिया गांधी का होता है, और एक वो राहुल गांधी का लग जाता है। मैंने तो उनके फोटो भी उसके अलावा देखता ही नहीं हूं मैं। क्यों भाई? और क्या कांग्रेस के अंदर क्या नेता ही नहीं थे क्या? क्या आपको भी लगता है कांग्रेस में परिवारवाद है? परिवारवाद ही है, और है क्या वहां पे इसके अलावा? उसके अलावा है क्या कांग्रेस में? आपके हिसाब से अगर कांग्रेस को कमबैक करना पड़े तो क्या स्ट्रेटजी उनको चेंज करनी पड़ेगी? देखो वो उनका इंटरनल मैटर है। मैं आपके हिसाब से, आपके पर्सनल व्यू के हिसाब से समझे नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं मेरी नजर में, राजनीतिक दल ही नहीं है वो। ऐसा क्यों? वो अपनी लेगेसी को सिर्फ कुछ चीजों को तोड़ करके, वो देश की उन चीजों को तोड़ना चाहते हैं जो देश को कमजोर कर रही है, उसके पीछे राज करना चाहते हैं। वो बात भ्रम फैलाते हैं दलितों में, जबकि उनका आज तक कोई सम्मान नहीं किया। वो संविधान, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ उन्होंने क्या किया पूरी दुनिया को मालूम है, सारी सच्चाइयां सामने आ रही है। उनको तो चुनाव हराने तक के लिए लोग लगे रहे, उनको अपमानित करके उन्होंने सदन से इस्तीफा देने को मजबूर किया उन्होंने। आज अगर सही मायने में इस देश का लोकतंत्र अगर कहीं ना कहीं खड़ा है तो भारत के संविधान, मजबूत संविधान की वजह से है, भीमराव अंबेडकर की वजह से, इन लोगों की वजह से नहीं है। आज जो हमारा जो नीचे का तबका, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि अंतिम व्यक्ति में सारे समाहित हो गए ना, ये लोगों तक भी सरकार पहुंचनी चाहिए, इन लोगों तक भी सरकार के एजेंडा पहुंचने चाहिए। जब तक ये पूरी चीज मजबूत नहीं होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका अभी तक बीजेपी में कोई फेवरेट लीडर? अब बीजेपी में तो फेवरेट लीडर किसी, अगर एक या दो को आपको बताना पड़े?
देखो, 2 राजस्थान सरकार से 2 केंद्र में। नहीं, केंद्र में तो आज सभी अच्छा कर रहे हैं। देखो, मोदी जी तो हमारे सबके नेता हैं, उसमें कोई नहीं, पर मैं अमित शाह जी को भी मानता हूँ, जिस दमदार के साथ में वो पूरे सदन को हैंडल करते हैं और बात को रखते हैं। निश्चित ही कई बार तो रोंगटे भी खड़े होते हैं, पर उसका जो सच्चाई जो सामने आती है देश के अंदर, वो बहुत ईमानदारी से और बहुत मजबूती से रखते हैं। और अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ऐसे बड़े बड़े अमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। सर, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सबसे बड़ा एक डिफरेंस है, वो आइडियोलॉजी को लेकर है, जहां तक मुझे लगता है। क्या आपको भी ये चीज लगती है? राजस्थान क्या पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान हाँ, में वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। एक देखो, हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कल्याण की बात करते हैं, और ये व्यक्ति को चलाने की बात करते हैं। उसकी कमियों के हम कई चीजों को उजागर भी करते हैं, तो वो सिर्फ उनको पर्दा डालने का काम करते हैं। ये राजनीतिक दल नहीं चला रहे, ये जनता के एजेंडे नहीं चला रहे, एक व्यक्ति विशेष के परिवार के एजेंडे को चलाने की बात करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जनता का कैसे कल्याण होगा, क्या नहीं होगा। देखा है ना, सरकार अभी जो गहलोत सरकार जो गई, आधा समय तो ये होटलों में बंद रहे, कलह चलते रहे इनके। ऐसे सरकारें चलती कि जनता ने, जनता का राज चलाने के लिए आपको राज दिया है, आपकी दुकान चलाने के लिए राज दिया है। फिर भी एक मोटा मोटा अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो आइडियोलॉजी डिफरेंस क्या है जो ये कहीं पीछे रह रहे हैं और बीजेपी उसमें आगे निकल रही है? बीजेपी सर्व देश के भले की बात करती है, राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने की बात कर रही है, ये परिवार को चलाने की बात कर रही है, भ्रम को चलाने की बात कर रही है। यही बेसिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जिस दिन ये पूरा कर लेंगे, उस दिन सही मायने में राजनीतिक दल बन जाएंगे। आपने कहा बीजेपी राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, राजस्थान में डेवलपमेंट की बात कर रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप भारत जो है वो 2047 का एक विकसित भारत देखते हैं। ऐसा क्या उसमें चेंजेस होगा जब उस वाले विजन पे अगर अपन देखें तो क्या क्या मेजर चेंजेस होंगे अभी तक? तो मेजर चेंजेस तो बहुत चलते हैं। देखो, सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। अभी हमने 2029 तक का भारत के अंदर हमारी सरकार है, 2028, पर 2029 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं, तय है ये बात, और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। आज अगर कहीं पे ग्रोथ है, अभी पिछले जो 6 महीने या साल भर, 6 महीने से विशेषकर से जब से अमेरिका में बदलाव आया है, आप रोज पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट है उनमें उठापटक देखते हैं। पर जितने भी बड़ी रेटिंग एजेंसी है वो भारत को लेकर के ही पॉजिटिव है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी सस्टेनेबल है, भारत सस्टेन करेगा। उसके पीछे रीजन है यहाँ की मजबूत सरकार। तीसरी बात जो जनता ने जो लगातार मजबूत सरकार इस केंद्र में दी है, उसका कारण है कि रेटिंग एजेंसियां भी भारत को लेकर के पॉजिटिव रेट्स कर रही है। पर सर, ऐसा कहा जाता है कि जो मीडिया है भारत का वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है सब चीजों में। मीडिया को बीजेपी ने खरीदा हुआ है, इसीलिए उनकी पीआर और उनकी पॉजिटिव चीजें बहुत आगे तक जा रही है। ये आपको भी लगता है कि कहीं पे एक बीजेपी और कांग्रेस का एक डिफरेंस क्रिएट करता है? ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है। आपके पास कुछ देने को है नहीं तो आप ऐसी बात करो। मीडिया कौन सी चीज गलत है? जो सच्चाई है वही तो दिखा रही है, और मीडिया का दायित्व है सच दिखाना भी चाहिए उसको। उसमें कहाँ गलत है? आप बताओ। अगर अच्छा, आप ये खबर नहीं बताएंगे कि भारत की जो इकोनॉमी जो बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है, इसको क्या मीडिया दबा दे? ये खरीदी हुई चीजें हैं, ये डाटा चल रहा है। भारत का बजट 16 लाख करोड़ से बढ़ के 50 लाख करोड़ हो गया, तो मीडिया अगर इसको लिखेगा तो ये क्या गलत खबर है? भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो मीडिया इसको दबा दे, सही नहीं है तो उसको गलत बोलोगे। पर फिर सर, लोगों में ऐसी मेंटेलिटी क्यों बनी हुई है? ये भ्रम क्यों फैलाया जा देखो, रहा है ये कि भ्रम मीडिया तो खरीदी? नहीं, भ्रम तो अभी बनाया ना इन्होंने, भ्रम इन्होंने बनाया। अभी लोकसभा के चुनाव में संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, सीए के अंदर उन्होंने कहा जी लोगों को बाहर निकाल देंगे। तो भ्रम बनाना तो आज के विपक्ष की समस्या ही यही है। ये सिर्फ भ्रम के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी एजेंडा दिया क्या कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये 6.5 की जो है हमारी इससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। हमारे ये सुझाव है, इससे देश जो है 8.5 से या 9% से बढ़ेगा। आपके पास ये एजेंडा है क्या? देश को वो चाहिए। पर सर, वो एजेंडा तो उनके पास भी होगा, पर वो सरकार अभी चला रहे ना। सरकार दिख रहा है ना हिमाचल में क्या हालत है इनकी। तनख्वाह देने को पैसे नहीं है इनके पास में। मेरे अभी कई मित्र हैं हिमाचल के अंदर, उनसे बात होती है, भाई साहब ये पूरा क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे कि थोड़ा आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्राइम का अड्डा कैसे बनता जा रहा है? जितने भी
बीजेपी पॉलिटिकल स्टेट्स हैं, वहां से जब होते हैं सब भाग करके इनके क्राइम के अड्डों में भाग जाते हैं। आज पंजाब में क्या हो रहा है? क्राइम छुपा हुआ है रेट क्या? बहुत ज्यादा है। क्यों है? बीजेपी सरकार नहीं है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि इन्होंने उन लोगों को पनाह दी है शुरू से, इनको महसूस होता है, इन लोगों ने उस स्थिति तक पहुंचा दिया। आज और स्टेटों में आप जाओ, साउथ के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहे हैं जी? आज कर्नाटक में हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? तो ये बीजेपी सरकार अगर वहां होती तो ऐसी चीजें नहीं होती। नहीं, हमारा एजेंडा वो नहीं है ना, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का, हम उन चीजों को उनको प्रोत्साहन देते ही नहीं है। उन लोगों का क्या करती अगर बीजेपी सरकार वहां होती तो? होता क्या है आज उत्तर प्रदेश में, तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ में, दिख रहा है ना आपको, समझाने की जरूरत है क्या? आज उत्तर प्रदेश जो एक तरह से क्राइम का अड्डा होता था, वही उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में, आप सोचो, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि दुनिया में अगर कोई बहुत शानदार इवेंट देखना है ना, तो कुंभ से बड़ा इवेंट ही नहीं हो सकता। आप ये देखो, 6,000-7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके और 4 लाख करोड़ का बिजनेस अगर किसी प्रदेश में हो जाए, तो वहां का युवा क्या क्राइम करेगा क्या? पर सर क्राइम रेट अभी पंजाब में बढ़ा है, पहले यूपी में ज्यादा हुआ करता था। योगी सरकार आने के बाद वहां पे रुका है। ऐसी क्या चीज है? मैं बता रहा हूँ ना, रोजगार के अवसर। आप पर धरातल पे सर, एक ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा था, धरातल पे जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से सर वहां पे भी रोजगारों की कमी है। काफी लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बस ये नेता लोग हैं, ये कैमरे पे मीडिया के सामने बोल देते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार पहुंचाया, नहीं, और काफी वैकेंसीज जो है वो रुकी हुई है। मैं वहां पे गया हूँ, मैंने भी देखा है। आज अगर किसी एरिया के अंदर, अगर आज हम कहीं भी जाते हैं, 100 किलोमीटर आपने वहां दायरा बनाया उसका कुंभ का, और उसमें मोटरसाइकिल चल रही थी आपकी, किसी बच्चे को 100 रुपए 200 रुपए उसको अगर मिल रहे हैं, तो उसको रोजगार ही तो मिल रहा है। रोजगार का तरीका क्या होगा, चलो ये बताओ आप मेरे को, रोजगार किसको कहते हो आप? एक एरिया में रहने वाले के पास सारी चीजें, क्या सरकारी नौकरी क्या रोजगार है? क्या रोजगार के तो 50 तरीके हैं भाई कमाने का। सम्मानजनक तरीका, जिसको कानून, जिसको मान्यता दे, वो सारे रोजगार की श्रेणी में आते हैं। हाँ, किसी को चक्कू दिखा करके पैसे लूटना रोजगार नहीं हो सकता। किसी को ड्रग्स बेच करके, जो देश के अंदर कानूनी व्यवस्था है, उसको अगर आप कर रहे हो तो वो रोजगार नहीं हो सकता। रोजगार की कहाँ दिक्कत है? रोजगार खुद चल रहा है ना देश के अंदर, इतनी बड़ी है। आज अगर रोजगार नहीं होते तो देश के अंदर क्या 9.5 लाख करोड़, 9.5 करोड़ लोग, क्या 9.5 करोड़ लोग लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्या इनकम टैक्स की रिटर्न भेज रहे होते क्या अपने? तो रोजगार के अवसर तो बढ़ ही रहे हैं ना, जब भी तो रिटर्न बढ़ रही है। एक समय में 10 साल पहले ये रिटर्न 3 करोड़ थी और आज 9.25 करोड़ तक पहुंच गई, तो रोजगार के अवसर तो बढ़े ही है ना देश में। सर जयपुर या राजस्थान में इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ रहा है, ये बीजेपी के आने के बाद ही एकदम से पूरी ग्रोथ आई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? डेवलपमेंट भी काफी हुआ है, पर उतना नहीं हुआ जितनी अदर सिटीज में या अदर राज्यों में हुआ है सर। इसमें कहीं पे भी थोड़ा बहुत हमारी भी कमियां रहेगी। इसमें सरकार लगातार, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिसियां डिस्टर्ब होती हैं। और अभी सरकार के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू इस बार हमारे पहले साल में राइजिंग राजस्थान में हुए। ये इसी को विश्वास बोलते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर विश्वास व्यक्त करके 35 लाख करोड़ का हमारे को एमओयू किया, और मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम इन एमओयू को धरातल पे लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और ये बात सही भी है, ये हम भी हमारे उचित जगह पे बोलते हैं कि भाई हमारे को विश्वास तो जनता ने दे दिया, अब इनको इम्प्लीमेंट कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको जो वादे हमने किए या जिन पॉलिसी के तहत इन लोगों ने हमारे से एमओयू किए, उसको धरातल पे उतारने के लिए कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं अभी जो आने वाले हैं, तो इसमें कोई जिससे डाउट ग्राउंड लेवल पे जो तबका है उनको फायदा मिलेगा? क्योंकि राजस्थान काफी अभी भी पीछे है अगर देखा जाए तो। इसको भी एक अलग तरीके से समझना चाहिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद में मोदी जी ने काम बहुत बढ़िया कर दिया इस देश के अंदर। मोदी जी ने हर सरकार को व्यावसायिक एंगल से सोचने को मजबूर किया है। अब मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में मोदी सरकार के बाद में 2 बड़े एक्सप्रेस वे, एक जो अभी दिल्ली से मुंबई जा रहा है वो, और एक जो हमारा पंजाब से और कांडला तक का जो एक्सप्रेस वे बना है, जो बीकानेर इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर, ये सरकार, केंद्र सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया राजस्थान के अंदर। अब इन
कॉरिडोर्स के अगल बगल के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करना, इसके अवसरों का लाभ उठाना, हमारे संसाधन ईजी हो गए, आज ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया आना। इसको आप घूमने के नज़रिए से मत देखो, आप इसको देखो ट्रांसपोर्टेशन के नज़रिए से। तो इसका अवसर का लाभ तो अब राजस्थान सरकार को उठाना चाहिए और उठा भी रही है, पूरा प्रयास कर रही है। आज इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट आप लाइए, हम आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट देंगे, तो पॉलिसी में काम कर रहे हैं। लगातार पॉलिसी के सुधार पे भी काम हो रहा है। और सौर ऊर्जा विशेष तौर से राजस्थान पूरे दुनिया में आज आकर्षण का केंद्र बनता ही जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है, प्रयास चालू है सरकार का। आप सर रियल एस्टेट बिजनेस में भी काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। सरकार की सर पॉलिसी है कि बिल्डिंग्स जो हैं जो बन रही है उसमें ग्रीनरी जो है उसको प्रभावित ना किया जाए। क्या आपके भी प्रोजेक्ट्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है? नहीं, प्रोजेक्ट्स तो सर देखो क्या होता है, हम तो सरकार से अप्रूव करा करके ही प्रोजेक्ट देते हैं। नहीं, फिर भी काफी होता है ना, काफी वो एरिया में उसके ग्रीनरी उसके प्रभावित एक हो रही नियम है। बने हुए हैं। जो देखो, जो भी कॉलोनी, चाहे मैं बना रहा हूँ चाहे दूसरा कोई बना रहा है, अगर सरकार के नियम से चल रहा है तो उसमें तो सारे ग्रीनरी के जो प्रोविजंस हैं, पार्क छोड़ना है, फैसिलिटी छोड़ना है, प्लांटेशन करना है, तो वो नियम तो हम हर कॉलोनी में कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, हम तो 2002 से जब से टाउनशिप पॉलिसी शुरू हुई, मैं तो उस समय से इस व्यापार में एक्टिव हूँ और मैंने तो सिंगल प्रोजेक्ट भी उस दायरे से बाहर नहीं किया। तो ग्रीनरी वगैरह का तो पूरा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मैंने राजस्थान में एक सर्वे किया था, उसमें काफी जगह पता चला कि राजस्थान आवास मंडल के फ्लैट जो हैं बीजेपी सरकार ने ये योजना के तहत आरंभ किए थे। मेरे हिसाब से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें जनता से पैसा लिया गया, काफी समय हो गया वो पैसे लिए हुए, गांव की बात कर रहा हूं मैं, और अभी तक वहां पे फ्लैट्स बन के नहीं मिले हैं और वहां पे एक घोटाला के रूप में उनको बताया गया है कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा घपला है, गमन है। ये अगर ऐसा कुछ है तो ये तो हमारे जो संबंधित डिपार्टमेंट है उस पर ये बात अगर आपके पास है। हाँ, मेरे तो पास इसका पूरा डेटा है। मेरे पास इसका कोई डेटा अभी बहुत अपडेट नहीं हूँ मैं इसको लेकर के। और अगर आपके ऐसा कोई डेटा है तो आप मेरे को बताओ, हम उचित जगह पे इस बात को रखेंगे जाकर। हाँ, क्योंकि काफी जगह पे पैसा लिया गया है और बोला गया था कि आपको 2 से 3 साल में आपको यहाँ पे एक फ्लैट या आपका घर बना के दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यूपी में दिया गया है, राजस्थान में ये बहुत अभी पीछे है, बहुत लिया गया पैसा। आप शायद प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना और आवासन मंडल में फर्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना का राजस्थान की योजना थी सर। उसका रीजन बताता हूँ। पिछले 5-6 सालों में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और ये योजना पिछले 7-8 सालों से जो इम्प्लीमेशन में आई, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मुझे भी मालूम है, मेरे मित्रों के कई प्रोजेक्ट्स थे, उनकी हालत तो ये कर दी कि अप्रूवल्स में इतना लंबा टाइम लगा दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिए इन प्रोजेक्ट्स को। बड़े बड़े जो हमारे जो यूनिट ट्रस्ट हैं या हमारे वो, उनकी भी तो स्टैक्स है। ऐसा थोड़े हो कल ही वो एक बिजनेसमैन पर्टिकुलर वही कमाता है। एक कंपनी इंडस्ट्री चलती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, इन्वेस्टर्स कमाते हैं, सब कमाते हैं। अलग अलग छोटे छोटे तबका का आदमी है, जो सामान्य व्यक्ति है वो भी अपने डिविडेंड से अपना काम चलाता है। तो ऐसा थोड़े कि हर व्यक्ति का अपना स्टैक है। ये जो भ्रम बना करके और जो काम करते हैं ना, ये सिर्फ अपने उल्लू सीधा करते हैं। ऐसा थोड़े है कि पर सर फिर भी श्री विधानसभा में काफी अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा था अदानी ग्रुप का, वहां के विधायक ने, वहां की आम जनता ने धरातल पे काफी प्रदर्शन करके उसको रोका। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि हमारा जो विपक्ष के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, आज इस देश में सबसे बड़ी कमजोरी क्या आ रही है, इस देश में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जिम्मेदार विपक्ष का अभाव है। उसको देश को बरगला करके अपने आप को वो करा समझाना चाहता है, अपनी अच्छी नीतियों से वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। कभी किसी ने सरकार को ये कहा क्या कि हमारे पास में ये एजेंडा है, हम इससे ज्यादा बेटर कर सकते हैं, या सरकार को इसके अंदर ये 4 चीज और जोड़नी चाहिए, इससे और बेटर हो सकता है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, कुछ आपके पास एजेंडा होना चाहिए। हाँ, एजेंडा तो हो आपके, अल्टीमेटली आप कहां तक लेके जाना चाहते हो चीजों को। सर, आपकी पॉलिटिक्स की जो जर्नी आपने स्टार्ट की थी उसमें फैमिली का क्या रोल रहा है? काफी बार होता है कि फैमिली सपोर्ट कर रही है, काफी बार होता है माता पिता या वाइफ रोकते हैं कि मत करो, परिवार पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो। किसने ज्यादा आपको सपोर्ट किया और कहाँ पे आपको लगा कि रोका भी है मुझे? नहीं, व्यवसायिक परिवारों में तो देखो ये समस्या आती है। हाँ, आम समस्या है कि जनरली सोचते हैं कि यार ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार का सहयोग तो है ही, जभी तो आज हम इतना समय पार्टी को दे पाते हैं, इतनी जगह पे आज पार्टी अभियानों में जा पाते हैं, काम कर पाते हैं। सामाजिक जीवन के अंदर परिवार के सहयोग के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा सर? पूरा सहयोग है, कोई कभी परेशान नहीं किया। मेरे को तो कभी ध्यान नहीं है पिछले
20 साल 25 सालों में तो मैंने खुद ने ही अपने समय के नियोजन के हिसाब से चीज़ों को रोका, बाकी परिवार ने कभी नहीं रोका। ओके, क्या आपके बच्चे या फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है या पॉलिटिक्स में आता है, तो आप उसको क्या 3 चीजें बताओगे कि ये नहीं करनी है और ये आपको करनी है? फालतू की बकवास नहीं करनी है। तो जैसे कि जो भी हम फालतू, वो वही बातें जो व्यापार, देखो व्यापार हो, मैंने आपको एक चीज शुरू में भी कही थी, आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में आपके वर्ड्स की और आपके काम करने के नजरिया में अगर ईमानदारी नहीं है ना, तो आप कहीं सफल नहीं हो सकते। व्यापार कर रहे हो, वहां भी आपके वर्ड्स होते हैं, आपकी ईमानदारी होती है। आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करोगे, वहां भी आपके वर्ड्स होने चाहिए, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए काम के प्रति। काम के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है। तो क्या 3 चीजें आप करने से रोकोगे? ये तो आपने रोकने की बताई है, क्या 3 चीजें आप करने को बोलोगे कि ये करोगे तो आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी, आप धरातल पे भी काम करोगे? आप अपनी ईमानदारी से काम करो ना अपना। 3 चीजें बतानी है सर। सर बता रहा हूं ना, ईमानदारी ईमानदारी और ईमानदारी, डिलीवरेंस डिलीवरेंस डिलीवरेंस। हर चीज का नजरिया एक ही है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। आज हमारी सरकारें अगर अच्छा कुछ कर पा रही है तो उसके प्रति ईमानदारी है ना, उसके पीछे एक दिशा है ना। आज हम ऐसे थोड़े रातों रात ही कोई एजेंडा बन गए हमारे कोई। आज जिन एजेंडों पे पार्टी काम कर रही है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात हो, तो ये तो बरसों से हमारे एजेंडा के पार्ट है, हमारे लक्ष्य के पार्ट है भाई। तो यही चीज हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के जो लक्ष्य हैं वो ईमानदारी से और हमारे एथिक्स से तय होंगे। हम अगर अच्छे मन से, अच्छे एथिक्स के साथ में किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो सफलता निश्चित है मिलेगी हमारे को। देखो शॉर्टकट आपको चीज दिखा सकती है, आपको हर समय परमानेंट नहीं कर सकती। इसलिए शॉर्टकट से बचना, मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहता हूँ, शॉर्टकट मत अपनाना कोई भी चीज। कानून को ब्रेक करके हमें कोई काम नहीं करना, भले ही चाहे हमें समय ज्यादा लग जाए। अपोजिशन का ऐसा कोई लीडर जो आपको कभी प्रभावित करके गया या उसकी कोई बात आपको अच्छी लगी राजस्थान में? राजस्थान में देखो लीडरशिप तो अपोजिशन ने, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो मैं बीजेपी में हूं, तो कांग्रेस की बात करेंगे तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी हो सकती है सर। हनुमान बेनीवाल जी निर्दल तो लोग भी खैर हो वो सकते हैं। अपना एक पर्टिकुलर, एक अपना जाति विशेष के एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। कोई प्रभाव वाली मुझे तो अभी तक उनका कोई ऐसा कोई लगा नहीं। आपके क्या विचार है उनकी, उनको और उनकी पार्टी को लेकर? एक पार्टी लीडर तो कोई सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसका उसका अल्टीमेटली उसका समाज को क्या लाभ मिल रहा है? आप एमएलए तो कोई बन जाओगे आप, पर उसका फायदा क्या, समाज को क्या मिला, लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? अल्टीमेटली हम राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के लिए आए हैं, जनता के लिए आए हैं, यहाँ पे जनता के भले के लिए आए हैं। हम अपना उल्लू सीधा किसी भी तरीके से कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना हमारा कोई एथिक्स हो, आज हम यहाँ बैठे हैं कल वहां भाग रहे हैं, तो ये इससे जनता सब मैटर्स करती है। फिर अपोजिशन, उसी सवाल पे आता है, अपोजिशन की ऐसी लीडर की ऐसी कोई बात जो आपको प्रभावित करके गई हो कभी? कौन था ऐसा लीडर आपको लगता है? नहीं ऐसा कोई, मैं तो पिछले, देखो जब से मैंने राजनीतिक जीवन को समझा है तो 1992-93 से हम इन चीज़ों को समझते हैं। उस समय भैरव सिंह जी थे, बाद में, अगर उसके बाद में तो हम दौर ही ये देख रहे हैं कि अगर अपोजिशन अच्छा ही होता, जो हमारी कांग्रेस है, तो वो राज में रहती, लेकिन उन्होंने कभी अच्छा किया ही नहीं। हर समय तुष्टीकरण की राजनीति पर ध्यान दिया, हर समय भ्रष्टाचार को उन्होंने पनपाया। आज हालत क्या है, मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात करता हूँ। आज जब भी पेट्रोल डीजल की बात होती है या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात होती है, कहाँ पे स्थायित्व मिला राजस्थान को? कभी भी। आप राजस्थान के सारे स्टेटों के इर्द गिर्द आपने उस समय जिस प्रकार का नजरिया बनाया, शॉर्ट सप्लाई करी, जितने भी ये गुना चीजें भरपाई नहीं कर पाया, तो क्या हो रहा है? ये हम इन सब चीजों को मना कर रहा था क्या किसी ने? हाथ थोड़े रोका है आपका किसी ने, लेकिन आपके एजेंडा ही वो है। आप शॉर्टकट जाना चाहते हो, आपको प्रदेश के विकास की चिंता ही नहीं थी, डेवलपमेंट की चिंता ही नहीं थी। आप सरकार आपस में लड़ रहे हो एक दूसरे, कोई निकम्मा कह रहा है, कोई नाकारा कह रहा है। अरे भाई, तमाशा पूरी दुनिया देखती है, जनता सब देखती है। आपके व्यक्तिगत तमाशे के लिए जनता ने राजनीति आपको। तो मेरा एक सेगमेंट रहता है जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, दूसरे पे आप नहीं जा सकते। जाना आपका लगेगा कि आप जा सकते हैं, पर आपको जाना नहीं है। 2 ऑप्शन मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं सर, मोदी जी की स्पीच या फिर अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर चीज। जयपुर का डेवलपमेंट
या राजस्थान का ओवरऑल प्रोग्रेस? ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें। रैली का जोश या फिर मंच पे बोलने का एक जज्बा? अपना मैं रैली का जोश तो सब जगह होता ही है, हम तो पार्टी के वर्कर हैं, वर्कर के स्टाइल में तो रैली का जोश ही होता है। पॉलिटिक्स इन कुर्ता पजामा या ब्लेजर लुक? नहीं नहीं, भारत में तो अभी कुर्ता पजामे वाली पॉलिटिक्स है पर उसमें सच्चाई होनी चाहिए उसमें। कुर्ते पजामे के अंदर आपके सच्चे पहलू जेब में होने चाहिए, ना कि ये फटे कुर्ते करके भी कुछ नेता जो ड्रामा करते थे वो नहीं चलती है इसके अंदर। टीवी डिबेट या ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग? ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग होनी ओल्ड स्कूल नेतागिरी या न्यू स्कूल सोशल मीडिया कैंपेनिंग? चाहिए। नहीं, अभी तो अब आज के दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक और सेगमेंट है सर मेरा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, किसी भी लीडर का आपको नाम बताया जाएगा, आपको एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करना है आपके नजरिए से। स्टार्ट करते हैं राहुल गांधी से। मैं तो नेता मानता ही नहीं उनको। ममता बनर्जी? एक लाइन तो बोलनी पड़ेगी एटलीस्ट, आपने उनके गढ़ में जाके काम किया है बीजेपी के लिए काफी अच्छा। क्रूर महिला है योगी जी? योगी जी सच्चे साधक हैं। अशोक गहलोत? चाटुकारिता से दुनिया चलाना चाहते हैं। सचिन पायलट? युवा है, अच्छे नेता हैं। सीएम भजन लाल शर्मा? कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी? मोदी जी लीडर के लीडर। रघुनाथ अग्रवाल? रघुनाथ अग्रवाल तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, वो अपना। फिर भी एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना पड़े आपको खुद को तो? मैं तो अपने जीवन को एक सामान्य तरीके से भाजपा के और समाज के लिए कार्यकर्ता की भूमिका में जो पार्टी देती है उसी के अंदर ही चलना पसंद। एक लाइन अभी भी नहीं आई है सर। एक लाइन तो यही कहेंगे कि बस यही कह सकते हैं, क्या क्या बताएंगे, इसमें कोई ज्यादा कुछ अभी है नहीं। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देगी, लाइन तो तय हो पहले। नहीं सर, काफी समय आपने पॉलिटिक्स को दिया, एक अच्छा खासा 20 साल आप बता रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, काफी जगह आपने जाके कैंपेनिंग करी है बीजेपी के लिए, काफी महत्वपूर्ण चुनाव में आपने भूमिका निभाई है, चुनाव जिताया भी है ग्राउंड लेवल पे काम करके। एक लाइन तो सर अभी तक बन गई होगी। आएगा समय, आएगा जब बता देंगे, आप खुद ही तय कर लोगे उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुद के लिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहता। सर मेरा आपसे एक अहम सवाल होने वाला है। आप का जो माइंडसेट अभी तक जितना मुझे लगा, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, जिस लेवल पे आपने काम किया है, वो ऐसा है कि माइंडसेट चेंज होता है। आपकी हॉबीज जो मेरे को जहां तक पता चली है, काफी चीजों को परिवर्तन की रूप वाली आपकी हॉबी है। अगर आपको राजस्थान में डेवलपमेंट का मैप या रोड मैप, अगर आपको उसको चेंज करना पड़े, तो आप डेवलपमेंट में क्या ऐसा चेंजेस करेंगे, या अपनी हॉबीज या अपने स्किल्स क्या उसमें लेकर आएंगे जिससे डेवलपमेंट आगे जाए, डेवलपमेंट और तेजी से बढ़े सर? तो मैं बेसिकली जो मेरा व्यापार कर लो या हॉबी कर लो, मैं एक नियोजन वाले क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, जिसको शहरी विकास मेरा भी मुद्दा रहा, चाहे ग्रामीण विकास हो, पर एक व्यवस्था कैसे बने। आज हम पूरी दुनिया में, मैंने 40-50 देशों की यात्रा करी, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सब कुछ कोई रातों रात बन जाती। वहाँ के समर्पित लोग और समर्पित प्रशासन की वजह से व्यवस्थाएं खड़ी होती है। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, अगर कहीं पे कुछ अच्छा है तो उसके पीछे पीछे एकमात्र कोई कारण होता है, तो वहाँ का समर्पित प्रशासन और समर्पित लोग होते हैं। जो जयपुर जैसे शहर में, क्योंकि आज ठीक है कैपिटल शहर है, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, पर कहीं ना कहीं पे मेरे को जो मन में कुदेरती एक बात, कि जयपुर की नगर नियोजन जो एक परंपरा थी, कहीं ना कहीं पे किसी भी सरकारों में हो डिस्टर्ब हुई। पिछले 25-30 सालों में शहर का गला घुटा, लोगों ने अनियंत्रित तरीके से निर्माण किए, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज शहर में भीड़ भाड़, अनियंत्रित विकास। अच्छा, उसका लॉस ऐसा नहीं है कि खाली शहर को उठाना पड़ता है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। आज जितने भी हम कई बार देखते हैं कि बन गए फिर तोड़ने पड़ रहे हैं, अरे भाई हमने उस समय किसके बहकाव में आकर के इन चीज़ों को खड़ा किया। इन चीज़ों को समझने, ये अवेयरनेस हमको पैदा करनी पड़ेगी। आप ऐसी क्या अपनी स्किल्स इसमें करेंगे जिससे ये नहीं, हमारे को जो अनियंत्रित तरीके से, अनैतिक तरीके से, या जो गलत तरीके से जो लोग बाग आज शहरी विकास के अंदर अपनी चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं,
उसको रोकने के मेजर उठाने ही पड़ेंगे। आज प्रशासन को उसके लिए टाइट करना ही पड़ेगा हमारे को। आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जीडीपी डबल होगी, तो डबल करने के अंदर शहरी विकास और शहरी डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा योगदान देता है। आज अगर समय के ऊपर हम कोई भी चीज को क्लियर करेंगे, चाहे जेडीए हो चाहे और भी डिपार्टमेंट हो, जितनी जल्दी हम उसको क्लियर करके देंगे तो जो विकसित और जो सही दिशा में काम करने वाले लोग हैं उनको उसकी ताकत मिलती है, उनका विचार बदलता है, उसको काम करने की इच्छा शक्ति बनती है, और वो काम तेजी से बढ़ेंगे तो लोग नेचुरल है, धीरे धीरे उनकी तरफ डाइवर्ट होंगे। आज हम सुविधाओं को, आज हमने कोई भी, मैं तो एक सामान्य सी बात जानता हूँ, मेरी कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी का नक्शा सरकार कहती है जी 20 दिन में पास होगा, या 1 महीने में पास होगा, या 2 महीने में पास होगा। आप मेरे को 20 दिन में या 1 महीने में 2 महीने में पास करके दे दो, मैं उसको ठीक है उस तरीके से काम करूंगा वहां पे, तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, लोगों को नजर। अब लोगों में वही नहीं है। आज मैं देखता हूँ कितनी कॉलोनियां, हजारों कॉलोनियां जयपुर के अंदर जो कुछ नहीं करते, उठाया कागज फाड़ा और दे करके आ गए। उसका नुकसान किस लिए? यार कौन जाएगा जेडीए में धक्के खाने, या जेडीए के अंदर कौन चक्कर लगाए? ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी आप इसको मानते नहीं, अवेयरनेस नहीं, सरकार की प्रशासनिक ताकत की कमी मानता हूं मैं इसको। अगर सरकार की प्रशासनिक ताकत इतनी मजबूत हो कि ये काम नहीं होंगे, पर इसको तो रोकोगे। जो अनियंत्रित जो काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या ये स्टेप्स तो ठीक है, सरकार कड़ाई से उठा लेगी, लेकिन जो लोग सही काम करना चाह रहे हैं उनके भी काम समय पे पूरे हों। जो तो सही करना चाह रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं उनके काम अगर समय पे पूरे करेंगे तो आप निश्चित मान के चलो इनके पैर उखड़ने ही उखड़ने। पैर उखाड़ने के लिए कुछ ऐसे ही, पैर उखाड़ने के लिए आप समय पे काम पूरी डिलीवरेंस करो, सरकार ताकत से काम करे, उस पर पूरा समय दे, प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर उनकी पूरी जांच हो उनकी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। देखो ये सरकारों का काम है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो या किसी भी सरकार को, अगर प्रशासन के ऊपर आपका दबाव नहीं होगा, समय पर डिलीवरेंस का काम हम नहीं कर पाएंगे, तो आप निश्चित मान के चलो कि इस प्रकार के अनियंत्रित विकास होंगे। और अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका है कि समय पर जो योजना या जो व्यक्ति पेश करे उसको समय पर पूरी करके उसको दो, काम करने का अवसर दो उसको। भाई आप किसी व्यक्ति को काम करने का अवसर बढ़ाओगे जब भी तो वो ढंग से काम करेगा, जब भी तो उसको काम करने की ताकत मिलेगी। आप उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। आगे बढ़ने आप उसको योजनाओं को लेकर के बैठे रहोगे तो कैसे काम होगा? योजना धरातल पे नहीं आ पा रही है। और वो जब ही आएगी ना कि आप समय पे उस चीज को दोगे। अच्छा, फिर कॉस्ट फैक्टर होते हैं। आप अनावश्यक, अगर देखो मैं आज व्यापारी आदमी, मैंने आज ये सोचा कि ठीक है ये एक कार्ड है, इसको मैं 10 रुपए में दे सकता हूँ, पर इसको 10 रुपए में कब तक दे सकता हूँ, इसकी भी एक लिमिटेशन है ना। मैं आज के 2 साल बाद थोड़ी इसको 10 रुपए में दे पाऊंगा। वक्त के साथ साथ आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं भी ये सोच के चलता हूँ कि ठीक है मैं बैंक से पैसा लाऊंगा या किसी और से पैसा लूंगा, कहीं से लाऊंगा, 100% पैसे कोई जेब से तो लगाता नहीं है। बैंक, इतने बड़े बड़े बैंक इंस्टीट्यूशन कैसे चलेंगे? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय के ऊपर अगर इसको हम चीज को देंगे, समय पे डिलीवरेंस होगी तो आप देखना बैंकरप्सी भी कम हो जाएगी। हाँ। इसके फायदे अनेक होते हैं। भाई आज बैंकरप्सी भी क्यों हो रही है, उसके पीछे लॉजिक में आप जाओगे तो भ्रष्टाचार ही नहीं है, लेट कोई चीज डिलीवरेंस होगी तो वो भी एक कारण रहा है। कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की। आज हम देखते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है या क्यों बढ़ रही है, उसका रीजन है डिलीवरेंस की लेट है। तो सरकार के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस चक्र को बहुत तेजी से सुधार करेगी। तो आप निश्चित मान के चलो, और राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी इन्होंने जेडीए के अंदर डिजिटलाइजेशन किया है, पट्टों को लेकर के करके अच्छे मेजर्स ले रही है सरकार, और उसका फायदा भी आने वाले समय में आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है राजस्थान में? नहीं, किन क्षेत्र तो चलते रहते हैं, व्यावसायिक चर्चा के अंदर नहीं, पर चलते रहते हैं। राजस्थान में करते रहते हैं। पिछले मैं 20 साल से इस क्षेत्र में हूँ, और मैंने आपको बताया भी कि 10,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको हमने सरकार से योजनाओं से पास करा करके लोगों को डिलीवर भी कर दिया, और आगे भी सरकार को हम तो सुझाव भी देते रहते हैं। चाहे ऐसा कोई सुझाव जो आप सरकार को देना चाहें जिससे जो प्रोजेक्ट है धरातल पे अच्छे से डिलीवर्ड हो पाए, तो एक सुझाव आप क्या देंगे सरकार को? मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जो भी पॉलिसी बनाए वो 5 साल की एक पॉलिसी है, उसमें बार बार उसमें परिवर्तन नहीं करें। क्या आपको भी लगता है कि सरकार के बदल जाने से पॉलिसीज के जो नियम कानून है उसमें भी फर्क पड़ता है? नहीं, उसका नुकसान उठाना पड़ता है।
उसका नुकसान समय सीमा को खराब करने में उठाना पड़ता है। और जिन भी हम पॉलिसी को बनाए, उन पॉलिसी की एक ताकत होनी चाहिए कि वो 4-5 साल जो भी बनेगी, वो 5 साल इसी लीग पे हम काम करेंगे, परिणाम देखते हैं क्या होगा। ऐसा तो है 100% परिणाम हर चीज का सुखद ही आता है, पर पिछले 25-30 सालों से मैंने जितना देखा है कि अनावश्यक कई बार भ्रम के वातावरण में या उसमें सरकारें बीच में जो बदलते हैं और उसका जो अनावश्यक नुकसान जो है प्रोजेक्ट्स को उठाना पड़ता है। फिर देखो कोई भी चीज तेल तो तिलों से निकलेगा, हाँ, अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है, जो लास्ट जो खरीदार है उसी को चुकाना पड़ता है। तो मेरा तो यही आग्रह रहता है इस माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी जनता की, सरकार को यही है कि जो भी पॉलिसी हो वो स्थायित्व होना चाहिए उसके। एक मैसेज सर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को क्या देना चाहेंगे सर? हम तो बस यही कहेंगे कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो, अच्छे मन से करो और पूरी लगन से करो। ओके सर, ये था आज का हमारा एक्सक्लूसिव एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। अगले गेस्ट हम किसको बुलाएं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।